Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you biology of standard 9. Okay. Our first chapter is the fundamental unit of life, cell. The first chapter is what? The fundamental unit of life. It means cell. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिटेल में जानेंगे डेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल देन यूनिट देन लाइफ एंड देन सेल। आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे और दोनों को 2 वीक्स के अंदर में फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल स्टैंड्स फॉर बेसिक। फंडामेंटल स्टैंड्स फॉर बेसिक। इट मीन्स cell is the basic structure of our body or the basic structure of any organism. Okay, cell are the building block of life. जैसे कि अगर मान लो एक आपका हाउस है, घर है, एक रूम है, ठीक है। तो एक रूम में जो उसके ब्रिक्स होते हैं, एकदम छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी को हम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेल हमारे बॉडी का सबसे यूनिट स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि आपस में कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं अपनी साइज, लोकेशन और पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि रूम के लिए ब्रिक्स स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी तरह हमारे बॉडी के लिए सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो आपको रूम तैयार करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बेस तैयार करोगे उसके चारों तरफ, और इस बेस के ऊपर ही आप अब अपनी बिल्डिंग्स को, अपने रूम्स को तैयार करोगे। तो फंडामेंटल का मतलब सेल भी एक बेस ही होता है। हम लोग अगर आपको मान लो जैसे कि एक नॉर्मल आप देखो पिज़्ज़ा बनाना है, ठीक है। तो पहले उसका टेम्पलेट बेस तैयार करते हैं और फिर बेस के ऊपर हम डिफरेंट तरह के उसमें जो भी मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको ऐड करते हैं। तो सेम सेल भी एक बेस की ट्रैक्ट करता है। सेल, एक सिंगल सेल भी हमारा एक बेस की ट्रैक्ट करता है और उस बेस पे ही हम लोग का डिफरेंट सेल कलेक्ट होकर के टिश्यू बनाते हैं और इस तरह से हमारा लाइफ का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, सो यहाँ पे डिफिनेशन है जैसे सेल का आपका, सेल में बी डिफाइंड एज बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मीन्स ए प्रॉपर फंक्शन। जैसे हमारा हैंड है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, क्या भोजन को मतलब भोजन को अंदर लेना, फिर से अपने जो वर्क है उसको करना। तो स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क प्रोवाइड करना। जैसे हमारा हैंड का जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको वर्क प्रोवाइड करना, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक। जैसे हमारा हैंड जो है वो रनिंग का काम नहीं कर सकता, तो रनिंग जो है हैंड का फंक्शन नहीं है। हैंड का फंक्शन है लोड लिफ्ट करना, भोजन को इंटेक करना, तो ये होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द बॉडी। यानी बॉडी के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनको स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। जैसे हमारा आई है तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को इनपुट लेना, सी करना, देखना। तो हमारा आई ऑब्वियसली पैर में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से हम हर ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में किसी भी पार्ट का उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सो सेल भी यही है। सेल में भी डिफाइंड एज बेसिक एंड फंक्शनल। बेसिक मीन्स यानी कि फंडामेंटल, वह एक बेस पैटर्न देगा, एक टेम्पलेट देगा, यूनिट ऑफ लाइफ विच हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द बॉडी। यानी बॉडी में उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब साइंस का वह भाग जो सेल की स्टडी से जुड़ा होता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्वीडन एंड स्वान। अब सेल थ्योरी क्या है इसको हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। व्हाट आर ऑर्गेनिज्म? द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेल स्टेप बाय स्टेप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। यानी कि जब सेल धीरे धीरे डेवलप करते हैं तो वह डेवलप करके ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इनका एक स्टेप चलता है, उस स्टेप को हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं सेल। ओके, जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है टिश्यू। क्या बनते हैं? टिश्यू। जब टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तब बनता है ऑर्गन, ठीक है। और जब ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। तब क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तब बनता है ऑर्गेनिज्म। तब क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। अब देखो, आप इसको नोट में लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे
सेल थ्योरी के नीचे जो नोट है इसको आप ऐसे एरो दे के बना लोगे, यानी जब सेल आपस में कंबाइन होंगे तो बनेगा टिश्यू, टिश्यू के कंबाइन होने से ऑर्गन, ऑर्गन को कंबाइन होने से ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तब बनेगा ऑर्गेनिज्म। सेल को अभी हम डिटेल में देखेंगे, टिश्यू नेक्स्ट चैप्टर में। ऑर्गन्स जैसे हमारा सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन जो हम इनपुट लेते हैं, मोटर ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम आउटपुट देते हैं। सेंस ऑर्गन में क्या आते हैं हमारे टंग, स्किन, आई, नोज, ये सब सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, न्यूट्रिएशन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ट्रांसपीरेशन सिस्टम। तो ऐसे ऐसे करके हमारे बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और जब ये सब सिस्टम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब हमारे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो यही मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, जब सेल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डेवलप करता है तो उससे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब बहुत सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होते हैं, बहुत सभी ऐसे और ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास मोर देन वन सेल होता है। तो वहीं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड सेकेंड मल्टी सेलुलर। यूनी स्टैंड्स फॉर वन, यूनी मीन्स वन, यूनी स्टैंड्स फॉर वन यानी सिंगल। तो यूनिसेलुलर, यूनिसेल्यूलर यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होंगे उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ये सबसे सिंपल सेल होते हैं, ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया आपका, अमीबा आपको आगे देखना, अमीबा एक फ्रेश वाटर एनिमल है। आपके पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी का मतलब बहुत सभी, मल्टी मीन्स मोर देन वन, और सेलुलर जिनके पास एक से ज़्यादा सेल हो उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग, गोट, एलिफेंट, ईटीसी। इन दोनों में जरा हम डिफरेंस देख लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको लिखवाया हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। देखो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम ह्यूमन है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन के पास डिफरेंट ऑर्गन्स है, आईज है, नोज़ है, माउथ है, यहाँ पे हैंड है आपके, फिर लेग्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन में बहुत सभी सेल हैं, तो हर सेल को, हर पार्ट को एक अलग अलग काम दिया गया है। तो डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि एक मान लो सिंगल सेलुलर एनिमल है, आप एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक सेल है, और ये आपका एक ह्यूमन हो गया जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास बहुत सभी सेल हैं। अब आप देखना जरा ध्यान से, डिवीजन ऑफ लेबर होता है काम का बंटवारा क्षमता के अकॉर्डिंग। जैसे आप स्कूल में ही देखो, जो टीचर मैथ पढ़ाने के लिए एबल है उनको मैथ दिया जाता है, जो साइंस के लिए एबल है उनको साइंस, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनको हिस्ट्री दिया जाता है, जो और ज़्यादा सक्षम है उनको डायरेक्टर बनाया जाता है, प्रिंसिपल बनाया जाता है, प्यून्स होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं, असेंबली इंचार्ज होते हैं। तो हर किसी को उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट काम दिया गया। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास बहुत सभी इंसान मौजूद हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आपके स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर हो, तो क्या आप डिवीजन कर पाओगे कि कौन से टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, कौन से बायोलॉजी, कौन से टीचर हिस्ट्री कराएंगे, ज्योग्राफी कराएंगे, कौन से टीचर संस्कृत कराएंगे? आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, यानी यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर तभी पॉसिबल होगा जब डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, यानी एक से अधिक सेल होगा। तो चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स वन से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। कि जैसे कि हमारे पास देखो, हमारा हाथ है, उसका अलग फंक्शन है, पैर का अलग फंक्शन है, नाक का अलग फंक्शन है, जीभ का अलग फंक्शन है, स्किन का अलग फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं हर बॉडी पार्ट्स का एक अलग अलग फंक्शन है। लेकिन अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जिनके पास सिर्फ एक सेल है, वो डिवीजन ऑफ लेबर तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनको सारा एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक सेल को ही करना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर हम न्यूट्रिएशन इनटेक किए अपना फूड को माउथ के थ्रू, एक्सक्रेशन की एनल रेक्टम के थ्रू। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिर्फ एक सेल है, वो क्या करेंगे, वे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके एक ही सेल को हर काम परफॉर्म करना पड़ेगा। यही यहाँ पे लिखवाया हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर डज नॉट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेयर एज डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाई ए सिंगल सेल। चूंकि इनके पास एक सिंगल सेल है, तो ऑब्वियसली इनकी सारी काम एक सिंगल सेल के द्वारा ही किया जाएगा। अ डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी इनके पास मोर देन वन सेल है, तो
हर सेल अपना अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी शॉर्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी लॉन्ग। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कम जीते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ ज़्यादा दिन का होता है। एग्जाम्पल देखो, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया, यूग्लिना, ईटीसी। ईटीसी मीन्स और भी बहुत तरीके हैं, इसमें देखो एलिफेंट, डॉग, ह्यूमन बींग, ईटीसी। अच्छा, एक नोट है यहाँ पे, हाइड्रा इज सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देखना, मैंने अभी बोला कि हाइड्रा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो न्यू स्टडी है उसमें ये पता किया गया है, जो आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे 2017 के सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने हाइड्रा को अब सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल दिया। यानी अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट हमारे बुक्स ने अभी इसको अपडेट नहीं किए हैं और गूगल ने भी इसको अभी उतना अपडेट नहीं किया है, इस पर अभी डाउट है। बट आपको याद रखना कि हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके अलावा देखो, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस मीन्स नसें होती हैं, लेकिन स्पंज लिखा है SPONGUE, स्पंज एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई भी नर्व सेल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। स्पंज के पास कोई भी नर्व सेल मौजूद नहीं होते हैं, जबकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर के पास तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन स्पंज एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, यानी यह एक एक्सेप्शन है, स्पंज एक एक्सेप्शन है। तो आपको नोट्स को अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज नोट्स ही आपके लिए बेनिफिट होंगे। MCQ बेस्ड पे नोट्स बनाए हैं हमने, ठीक है। अब आपको कुछ और भी एडिशनल चीज़ें मैं बता दूं, जैसे कि हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल जो होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, उसको नर्व सेल ही होता है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। NEURON, न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है। और हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है ब्लड सेल। सबसे छोटे सेल कौन से होते हैं? ब्लड सेल। और ब्लड सेल में भी सबसे छोटा कौन सा होता है? RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। इसका एक दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। RBC को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये आपको दो चीज़ें नोट करके लिख लेना है। डिस्कवरी ऑफ सेल से पहले आप इनको नोट करके लिख लोगे। यहाँ पर नोट नंबर 3 में क्या लिखोगे? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज न्यूरॉन। न्यूरॉन को नर्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग देख लो। एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड सेल। और ब्लड सेल में भी आप ब्रैकेट में लिख लोगे RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल का ही एक दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ओके। इरिथ्रोसाइट्स RBC का दूसरा नेम होता है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई सेल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डेथ सेल और एक होता है लिविंग सेल। तो ओवरऑल वो लिविंग सेल या डेथ सेल, कोई भी सेल हो, सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन उन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, जबकि एनिमल सेल का मतलब लिविंग सेल जो है, वे सबसे पहले लिवेन हॉक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1674 में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बट लिविंग सेल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई, तो आंसर होगा लिवेन हॉक। डेड सेल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई, तो भी आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बट लिविंग सेल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई लिवेन हॉक, ओके। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट व्हाट इज सेल थ्योरी? एक्सप्लेन सेल थ्योरी। मैं आपको ऊपर एक नोट दिया हूँ, उसमें बोला हूँ कि सेल थ्योरी को स्वीडन और स्वान ने डेवलप किया था। आप नोट में देखो, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्वीडन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं। अब आखिर में सेल थ्योरी होता क्या है, इनके सभी पॉइंट्स को हम देखते हुए सेल थ्योरी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, तो सबसे पहले आप लिख लोगे डेट सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्वीडन एंड स्वान। अब ये सेल थ्योरी होता क्या है? तो फर्स्ट, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म इनसाइड द सेल, यानी हमारे सेल के हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? देखो, वे सभी प्रोसेस, ऑल द फंक्शंस विच आर वेरी इसेंशियल टू एनी ऑर्गेनिज्म फॉर मेक देयर कंटिन्यूटी ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को इस धरती पर बनाए रखने में सक्षम है, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है आपका न्यूट्रिएशन, यानी भोजन करना, फिर आता है रिस्पायरेशन, यानी श्वसन करना, फिर रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना, फिर आता है एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स।
तो लाइफ प्रोसेस, अब जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं सेल के अंदर ही होते हैं। जैसे आप न्यूट्रिशन करते हो, तो न्यूट्रिशन जो आप भोजन अंदर लेते हो तो हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, आप रिस्पायरेशन करते हो तो रिस्पायरेशन भी सेल के अंदर ही जा करके आपका श्वसन कंप्लीट होता है। आपको एनर्जी सेल के अंदर से ही मिलता है। ऐसा नहीं कि आप हवा में कोई फंक्शन को परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। आप रिप्रोडक्शन करते हो, ये भी इनसाइड द सेल होता है। इट मीन्स जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वे सभी सेल के अंदर ही होते हैं, इनसाइड द सेल, नॉट आउटसाइड फ्रॉम द सेल। सेकेंड, ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ बाई सिंगल सेल। ये इंपॉर्टेंट है। सभी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखते हैं ध्यान से, ज़रा देखो। आपको पता होगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तब जाकर के जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही क्या होता है, यहाँ से बेबी फॉर्मेशन शुरू होता है। तो स्पर्म भी एक सिंगल सेल है, मेल सेल है, और एग भी एक सिंगल सेल है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग कोपुलेशन, तब जाकर के जाइगोट बनता है। और जाइगोट भी एक सिंगल सेल होता है। जाइगोट एक सिंगल डॉट से भी छोटा होता है। आप सोचो, इस सिंगल डॉट से ही एक ह्यूमन बींग अपना जीवन स्टार्ट करता है यूटेरस के अंदर, और वो धीरे धीरे डेवलप होकर के फोएटस बनता है, फिर एम्ब्रॉय बनता है, और फिर बेबी बन करके बाहर आता है, और फिर हम लोग इतने बड़े एडल्ट बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपना लाइफ स्टार्ट कहाँ से किया, एक सिंगल सेल से। मेल का सेल स्पर्म, फीमेल का सेल एग, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए ड्यूरिंग कोपुलेशन, तब जाकर के बना जाइगोट, और जाइगोट से ही हम अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जाइगोट से ही अपना लाइफ स्टार्ट करता है। आपने स्टैंडर्ड रेट की बायो में सब कर रखा होगा, अगर नहीं किए हो तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, आप लोग कमेंट करना। तो यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ बाय सिंगल सेल, यानी सभी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। स्पर्म एक सिंगल सेल है, एग एक सिंगल सेल है, जब दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और यहीं से लाइफ की स्टार्टिंग होती है। थर्ड, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं, प्री एग्जिस्टिंग, प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स पहले, एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूद, यानी अराइज मीन्स निकलना। जितने भी सेल होते हैं वे पहले के मौजूद सेल से ही डेवलप होते हैं। जैसे आप देख लो, मैंने अभी बोला कि स्पर्म और एग मिल के जाइगोट बनाया, तो यहाँ पे जाइगोट बना एक सेल, तो पहले जो सेल मौजूद है स्पर्म और एग उसी से बना। तो कहीं ना कहीं जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो पहले के ही सेल से बनाए जाते हैं। सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको अभी ऊपर डिटेल में बताया कि बेसिक मीन्स और फंक्शनल मीन्स कार्य, जो कार्य करते हैं सेल ही हर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और बेसिक का मतलब ये एक बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वायरस नेवर फॉलो सेल थ्योरी। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे HIV के वायरस होते हैं और PL26, ये आपको याद रखना, एक्सेप्शन है, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ सेल कैन बी विजिबल, यानी विजिबल मीन्स दृश्य। अब देखो सेल तो छोटे होते हैं, इनको हम विजिबल कैसे बनाएंगे, यानी अपने न्यूड आंखों से, नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब क्या होता है, नेक्ड आइज का मतलब जब हम आइज पे कोई भी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कोई भी ग्लास, चश्मे सब नहीं लगाए हैं तो उसको नेक्ड आई बोलते हैं। तो हम सेल को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो फुल ऑर्गेनिज्म है, सेल नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि हम लोग सेल को कैसे देखेंगे, तो सेल को देखने के लिए सेल कैन नॉट विजिबल विथ नेक्ड आइज बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको पता है ना माइक्रोस्कोप, स्मॉल थिंग्स को जूम करके देखने में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और एक होता है टेलीस्कोप, उसे दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। वी कैन सी सेल बिकॉज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज वेरी हाई। अब आपसे कोई पूछता है कि हम लोग सेल को विजिबल कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब कोई बोले कि हाउ वी कैन मेक विजिबल सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन कैपेसिटी होती है, मैग्निफिकेशन का मतलब जूमिंग इफेक्ट। जैसे मान लो मैं देखो जूम कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं जूमिंग इफेक्ट। देखो बड़ा कर रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड जूमिंग इफेक्ट। देखो ये बड़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, यानी जूम, बड़ा होना, मैग्नीफाई होना। फिर छोटा कर दिया तो डी मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। तो होता कि एक्चुअल में जैसे देखो एकदम बिल्कुल छोटा आपको नहीं दिख रहा है, मान लो सेल हो गया, आपको नहीं दिख रहा। अब इसको हम जूम करेंगे, जब मैग्नीफाई करेंगे तो हमें दिखने लगा। तो यह मैग्निफिकेशन का काम करता है माइक्रोस्कोप, और इसी वजह से हम किसी भी सेल को देख पाते हैं। अब माइक्रोस्कोप भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंपाउंड एंड लाइट माइक्रोस्कोप, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले कंपाउंड एंड लाइट माइक्रोस्कोप को देखते हैं। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप विच इज यूज्ड टू सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस,
यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आई लेंस एंड ऑब्जेक्ट लेंस। देखिए जो लाइट माइक्रोस्कोप है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप ही, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखेंगे तो इसमें दो लेंस होते हैं, एक आई लेंस और एक ऑब्जेक्ट लेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये आपका एक माइक्रोस्कोप है, जस्ट जूम, ये आपका एक माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, और आपको यहाँ पे कोई सेल को देखना है, किसको देखना है, किसी सेल को। तो आप एक तो लेंस के माइक्रोस्कोप के एक पार्ट को अपनी आँख पे रखोगे, आँख के पास, और एक पार्ट को इस ऑब्जेक्ट के पास रखोगे। तो जो लेंस हमारे आई के पास होता है उसको बोलते हैं आई लेंस, और जो उस ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसको देखना है उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। तो इसमें दो तरह के लेंस यूज होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या होते हैं, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट की ट्रांसमिशन पे वर्क करता है, यानी लाइट जब क्रॉस करेगा तो उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू जूम करेगा और हम उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन कैपेसिटी ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 150 to 1500 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो लाइट माइक्रोस्कोप है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर है तो उसको 150 सेंटीमीटर से लेकर के 1500 सेंटीमीटर तक करके दिखा सकता है। ये होता है मैग्निफिकेशन कैपेसिटी। जैसे मैं बोलता हूँ इसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी 150 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को 150 सेंटीमीटर लंबा करके दिखाएगा, 1 किलोमीटर के ऑब्जेक्ट को वह 150 किलोमीटर लंबा करके दिखाएगा, या ये मतलब 1500 टाइम तक वैरी करते रहता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, देयर इज नो नीड ऑफ इंटरनल वैक्यूम इन लाइट माइक्रोस्कोप। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं हो, यहाँ तक कि एयर भी मौजूद नहीं हो। तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से वर्क करते हैं तो हमें किसी भी वैक्यूम की जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन मैग्नेट। इट नीडेड अ वेरी हाई वोल्टेज फॉर इट्स वर्क। ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज जो होते हैं। एक्चुअली आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिटेल में पढ़ना है 9th क्लास में। तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अभी लिख लोगे नॉर्मली, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको एटम्स के बारे में कराऊंगा, केमिस्ट्री का चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा 3rd चैप्टर, तो उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स को मैं डिटेल में दूंगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ईजिली समझ में आएगा। उसके बाद आप ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। द मैग्निफिकेशन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1 लाख टू यूनिट 10, 100, यूनिट 10, 100, 1000, 10 लाख, 5 लाख टाइम्स, यानी 1 लाख टू 5 लाख टाइम्स होते हैं मैग्निफिकेशन कैपेसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर कोई लंबा ऑब्जेक्ट है तो उसको 1 लाख सेंटीमीटर लंबा करके ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा सकता है, ठीक है। इसके लिए इंटरनल वैक्यूम की नीड होती है, ठीक है। इन ऑल द माइक्रोस्कोप एंड इन ऑल द टेलीस्कोप कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। अब जितने भी तरह के माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप होते हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, देखो ऐसे होते हैं, और एक होता है कॉनकेव लेंस, इस तरह के। तो हम लोग जितने भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है उसमें इस लेंस को यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। हमारा आई भी कॉन्वेक्स लेंस ही है, देखो हमारा आई भी इसी तरह होते हैं, यानी ऐसा लेंस जो किनारे एज पे पतला हो और बीच में मोटा हो उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस ऐसे लेंस जो एज पे मोटा और बीच में पतला हो उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो हम लोग यूज़ किसको करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, यानी कि इस टाइप के लेंस को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में। हमारा आई भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखो टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि सेल कितने तरह के होते हैं। तो सेल एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, अब हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इनको देख लें हम। जो ओल्ड सेल होते हैं, जो वेल डेवलप नहीं है, ऐसे सेल जो वेल डेवलप नहीं होते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और वैसे सेल जो वेल डेवलप होते हैं उनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जो अभी प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखो न्यूक्लियस क्या है, ये आपको मैं अभी इसी चैप्टर में सेल के बारे में डिटेल में सेल स्ट्रक्चर जब आपको कराऊंगा कि क्या न्यूक्लियस होते हैं, क्या साइटोप्लाज्म है, क्या प्रोटोप्लाज्म है, क्या सेल वाले, क्या सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे अभी आपको सिंपल समझना है कि सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जो वेल डेवलप नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। देखो
The incomplete cell which having no nucleus is called prokaryotic cell. The organism which having prokaryotic cell are called prokaryotes. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा उनको प्रोकैरियोट्स बोलेंगे. दे हैविंग सिंगल क्रोमोसोम इन विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइटोप्लाज्म. इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होते हैं. अब एक क्रोमोसोम क्या है हम देखेंगे इसी चैप्टर में. इन डिटेल हमें क्रोमोसोम के बारे में भी जानना है. एग्जाम्पल में आपका क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी. देखो सेल चैप्टर ऐसा है कि जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में भी बना रहेगा. क्योंकि अभी देखो अभी आपको साइटोप्लाज्म आया, क्रोमोसोम आया, न्यूक्लियस आया, ये हम आगे देखेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं. तो वे सेल जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, वे वेल डेवलप नहीं होंगे, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे. और वे सभी ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोलेंगे. जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया. यहाँ पे देखो ब्लू ग्रीन एल्गी का एक डायग्राम है, आपको इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ब्लू ग्रीन एल्गी में देखो दो नोट है. एक तो मेसोसोम हेल्प इन कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अपने बॉडी को कंट्रोल करना. एंड पिल्ली हेल्प इन द सॉलिड एक्सक्रेशन. सॉलिड एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रेशन मीन्स जैसे हम लोग यूरिन करते हैं, यूरिन. तो यूरिन एक लिक्विड वेस्ट है. सॉलिड वेस्ट में जो सॉलिड वेस्ट जैसे फिशेस वगैरह निकलते हैं उनको सॉलिड वेस्ट के कैटेगरी में हम लोग डालते हैं. तो ब्लू ग्रीन एल्गी में एक पिल्ली जो होता है उनके सॉलिड वेस्ट के एक्सक्रेशन में हेल्प करता है. देखो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल. सो द सेल विच हैविंग न्यूक्लियस एंड विच आर वेल डेवलप्ड सेल आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. इनके पास सब कुछ जितने भी सेल के पार्ट्स हैं वे वेल मात्रा में मौजूद होते हैं. ठीक है, इनके एग्जांपल में हम लोग ह्यूमन बीइंग खुद जो होते हैं वे एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए. तो यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, वे सभी सेल जिनके पास न्यूक्लियस हो, जो वेल डेवलप हो, उनको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग. और प्रोकैरियोटिक सेल जो वेल डेवलप नहीं हो, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं हो, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक आप लर्न करोगे. उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में. तो देख लो दोनों का डिफरेंस. प्रोकैरियोटिक सेल चूंकि ये पुराने सेल हैं, ये वेल डेवलप नहीं है, इनका साइज बहुत कम होता है, 1 to 10 mm यानी माइक्रोमीटर. ठीक है, माइक्रोमीटर यूनिट है, बहुत स्मॉल यूनिट है. और साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज जनरली 5 to 100 माइक्रोमीटर. देखो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोसोम रखते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल मोर देन 1 क्रोमोसोम रखते हैं. अच्छा यहाँ पे देखो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट होते हैं. आप सिर्फ याद करो अभी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियोल्स इनके बारे में मैं आपको डिटेल में कराऊंगा इसी चैप्टर में. इसमें न्यूक्लियोल्स प्रेजेंट होते हैं. जो मेम्ब्रेन होते हैं उस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. इसमें वे सभी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सब मौजूद होते हैं. ठीक है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और बडिंग. सेल डिवीजन अकर बाय मायोटिक और मिटोसिस. अब इनको हम लोग देखेंगे डिटेल में. देखो सेल डिवीजन चूंकि आपका इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं है इसलिए हम इसको यहीं पे क्लियर कर देते हैं आपको. ठीक है, कि सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और बडिंग. तो फ्यूजन क्या होते हैं, पहले हम फ्यूजन को देखते हैं. आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होगा वो होगा फ्यूजन के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा. और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होगा वो होगा आपका माइटोटिक और मियोसिस प्रोसेस के द्वारा. ठीक है, होते हैं मियोसिस. देखो MEOSIS मियोसिस प्रोसेस, और होते हैं आपको मियोटिक प्रोसेस MEOTIC. तो इन दोनों को हम देखेंगे अभी. तो पहले देखते हैं आपको फ्यूजन और बडिंग क्या होते हैं. देखो फ्यूजन का मतलब होता है टूटना. फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना, टूटना. फ्यूजन का मतलब क्या होते हैं, ब्रेक करना. जैसे कि एक मान लो बड़ा सेल है, जब ग्रो करेगा, ग्रोथ कर, जैसे मान लो एक बैलून है. ठीक है, इसमें आपने ये बैलून है, आप इसमें एयर डालो, कुछ बड़ा हुआ, फिर एयर डालो, फिर बड़ा हुआ, फिर एयर डालो, फिर बड़ा हुआ. एक समय ऐसा आएगा जब ये बड़ा होते होते टूट जाएगा, एकदम छोटे छोटे फट जाएगा वो. तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन, टूटना, विखंडन. यानी जब कोई एक बड़ा सेल टूट करके दो या दो से अधिक छोटे सेल का निर्माण करता है तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं. जैसे अमीबा, AMOEBA, अमीबा में जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का वो फ्यूजन के द्वारा ही होता है. अमीबा में सेल डिवीजन कैसे होते हैं, फ्यूजन के द्वारा. ठीक है, अब फ्यूजन भी दो तरह के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन. तो आपको हायर क्लासेस में जानना है. तो फ्यूजन का मतलब होता है when a large cell breaks down into two or more than two simplest cells, then that process is known as fission. Amoeba and paramecium are generally reproduced by fission process. अब देखते हैं बडिंग. तो देखो बडिंग का मतलब क्या होता है. बड का मतलब होता है स्मॉल आउटकम्स.
जैसे आपने आलू देखा है, आलू के ऊपर कभी कभी कुछ दिन रख दो तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऊपर उसके निकलने लगते हैं। तो ये छोटा जो पार्ट होता है इसको लोग बोलते हैं बड, BUD, बड। इसको क्या कहते हैं? बड, यानी स्मॉल आउटकम्स, छोटा सा भाग निकल गया। अब देखो चने के ऊपर भी निकलने लगते हैं। एक्चुअली चना में दूसरा होता है, चना आप नहीं बोलोगे। अब जैसे वो हल्दी वगैरह आते हैं, उनमें देखो कुछ इस तरह के निकले होते हैं। तो ये जो निकला हुआ पार्ट है इसी को हम बड कहते हैं। जब ये बड डेवलप होता है तो डेवलप होते होते या पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और फिर एक अलग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इसको हम बडिंग कहते हैं या हाइड्रा में होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं मायोटिक और मिसोसिस। इन दोनों डिवीजन को देखने के लिए हमें सेल थ्योरी को थोड़ा और देखना पड़ेगा। हम आगे के वीडियोस में उनको देखेंगे। आप इस चैप्टर को जब पूरा कर लोगे तब जाकर के आपका एक एक चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो जब हम आगे आएंगे तो हमें सेल के बारे में, इनका स्ट्रक्चर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से देखना है। वहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो हमें पूरा चैप्टर ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन क्या होते हैं और कैसे हमारे बॉडी में हम लोग अपने जो बॉडी का ऑर्डर फंक्शंस है उसको हम लोग सेल की सहायता से परफॉर्म करते हैं। आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जब हम आगे चैप्टर्स में निकलेंगे तो इनमें एक एक पार्ट्स के बारे में इन डिटेल जानना है। आप लोग इसका नोट्स बनाओगे और जो डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। और नोट्स को आप अच्छे से डायग्राम को पेंसिल से प्रिपेयर करोगे। और जो डाउट हो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में आप पर्सनल मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।